Hello and Assalamu alaikum. Welcome to Alpine Academy. Subject Biology, Class 9th, Synth Textbook, Board, Jamshoro. The textbook of Biology for Class 9. This is chapter number 2 of Biology. The chapter name is Solving a Biological Problem. In this unit, we are going to learn biological method, scientific problem, hypothesis, deductions, and experiments, theory, law, and principle, data organization and data analysis, mathematics as an integral part of the scientific process. These are the main topics of the unit or chapter solving a biological problem. These are the major concepts we are going to learn further. हमें पता है कि साइंस कहलाती है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर, मतलब कि स्टडी कहलाती है जो मेनली कुदरत के निज़ाम के बारे में होती है थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स। अब अगर कोई बीमारी या आउटब्रेक हो जाए दुनिया में तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई भी इस तरीके की हो सकती है, जो कि कोई बीमारी हो या कोई इस तरीके का आउटब्रेक हो, तो साइंटिस्ट उसे कैसे हैंडल करेंगे। अब हम एक बात ये भी जानते हैं कि बायोलॉजी वो ब्रांच है साइंस की जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म और कोई भी लिविंग थिंग से रिलेटेड बात हो रही हो तो वो बायोलॉजी कहलाती है। इस चैप्टर में हमारा मेन कंटेंट है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, मतलब कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, व्हाट इज़ एक्चुअली अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या असल में? इसका जवाब है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही वजूद में आती है, मतलब इट इज़ क्रिएटेड विद इन द लिविंग ऑर्गन। जैसे कोई भी नई बीमारी, अब उस डिज़ीज़ को किस तरह से ट्रीट करेंगे, क्या उसकी क्योर है, वो किस तरह से बीमारी को ओवरकम करेगा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किस किस स्टेप में उस बीमारी को ओवरकम करेंगे एट्सेट्रा। ये है एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब इस बीमारी को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर अगली बात आती है। यहाँ पर इस बात को छोड़ देते हैं, फिर अगली बात पर चलते हैं। बायोलॉजिकल मेथड क्या चीज़ है? बायोलॉजिकल मेथड बेसिकली एक ऐसा मेथड है जो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। वो सिस्टम जिसमें फॉर्मुलेटिंग अ क्वेश्चन, कलेक्टिंग अ डेटा अबाउट इट थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट और हाइपोथेटिकल टेस्ट को, जो कि लिविंग थिंग्स के बारे में होता है, उसे कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड जैसे कि मेन स्टेप्स हैं बायोलॉजिकल मेथड के। सबसे पहली बात आती है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जब तक किसी चीज़ के बारे में हमें जानना है, हमें पता ही नहीं चलेगा वो चीज़ क्या है, तो हम तब तक उसके बारे में कोई भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मेन स्टेप्स जो आते हैं बायोलॉजिकल मेथड में, जो इन्वॉल्व करते हैं इस पूरे के पूरे उसको, सारे जो भी मेन स्टेप्स हैं जो कि इन्वॉल्व करते हैं इस पूरे प्रोसेस को, वो हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, देन हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड देन एक्सपेरिमेंट। अब ये जो सॉल्विंग मेथड है ना, बायोलॉजिकल मेथड जो कहलाता है, ये साइंटिस्ट इसलिए यूज़ करते हैं ताकि इसको जो है एज एन एविड अपने जो है उसको जो है कोई भी मतलब लॉजिकल सपोर्ट के साथ, उसका एविडेंस के साथ उसका आंसर फाइंड आउट कर सकें कि क्या प्रॉब्लम है, उसकी क्या वजूहात है और वो किस तरीके से ओवरकम की जा सकती है, और उनका एक लॉजिकल सपोर्टिंग आंसर क्या है विद एविडेंस। तो इसलिए हम बायोलॉजिकल मेथड साइंटिस्ट यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। अच्छा, तो अब चलते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की तरफ। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की जो मेन स्टेप्स हैं वो हैं हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट्स। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसा कि पहले बताया कि कुछ भी हो सकती है। एग्जाम्पल, ये प्रॉब्लम्स एनवायरमेंटल हो सकती हैं, मतलब माहौल से रिलेटेड, इकोलॉजिकल भी हो सकती है, मतलब माहौलियात के मुताले से रिलेटेड,
हेल्थ रिलेटेड भी हो सकती हैं, सेहत के मुतालिक भी हो सकती हैं, मतलब वर्ल्ड में कोई भी प्रॉब्लम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहला सकती है अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ हो या किसी भी लिविंग थिंग के साथ हो। अब हमें ये नहीं पता प्रॉब्लम क्या है और कैसी है, मगर हर प्रॉब्लम का एक सपोर्टिव आंसर फाइंड आउट करने के लिए विद लॉजिकल एविडेंस साइंटिस्ट बस एक मेथड ही यूज़ करते हैं। उस मेथड को हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। बायोलॉजिकल मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल मेथड में डिफरेंट स्टेप्स आते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन। अब हमें सबसे पहले तो यही आइडेंटिफाई करना होगा कि प्रॉब्लम है क्या, मतलब कि जिस चीज़ को मज़ीद फर्दर स्टडी करना है वो चीज़ ही असल में क्या है। जब साइंटिस्ट एक दफ़ा रिकग्नाइज कर लेंगे तो फर्दर स्टेप्स लेंगे। इसमें साइंटिस्ट प्रॉब्लम की फॉर्मुलेटेड क्वेश्चंस को अपने सामने रखते हैं और उस प्रॉब्लम की सारी डिटेल्स माइनर से माइनर को, वो चाहे वो डिज़ीज़ की हो, अगर डिज़ीज़ है तो कहाँ से आई है, कहीं से लगी है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से आउटब्रेक हुआ है, कुछ भी उस डिज़ीज़ से रिलेटेड रखे हुए फॉर्मुलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे और उसको अपने सामने रखेंगे। अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आउटब्रेक हुआ है उस डिज़ीज़ का या कहीं से लगी है या वो कहाँ से आई है, वो सब उन सब चीज़ों उस फॉर्मुलेटेड क्वेश्चन की पेपर में लिखा हुआ होगा एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें उस फॉर्मुलेटेड पेपर की उसमें लिखा हुआ होगा, क्वेश्चन फॉर्मुलेटेड उस पेपर में लिखा हुआ होगा। ये सब, इन सब डिटेल्स को साइंटिस्ट अपने पास कलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है वो स्टेप जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि ऑब्जर्वेशन क्या होती है। ऑब्जर्वेशन असल में किस चीज़ को कहते हैं? ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ों को इतना डीपली ऑब्जर्व करने को कहते हैं ऑब्जर्वेशन, मतलब बहुत ही गहराई में जाकर सोचने को कहते हैं ऑब्जर्वेशन। उर्दू में किसी चीज़ के गहरे मुशाहिदे को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। अब कुछ भी हो सकती है ऑब्जर्वेशन, तो किसी प्लांट्स के बारे में, किसी प्लांट्स की मूवमेंट के बारे में भी हो सकती है, एनिमल के बिहेवियर के बारे में भी हो सकती है कि वो किस तरीके से आपसी सलूक कर रहे हैं या नेचर के साथ उनका क्या सलूक है, क्या बिहेवियर है। ये किसी भी तरीके की हो सकती है ऑब्जर्वेशन। अब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन दो तरह से डिवाइड करी हुई है, एक होती है क्वालिटेटिव और एक होती है क्वांटिटेटिव। नॉर्मली वी मेड एन ऑब्जर्वेशन, मतलब हम ऑब्जर्व करते हैं 5 चीज़ों की हेल्प से। नॉर्मली हम किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं? सबसे पहला हमारे पास आता है विजन, मतलब देखने की सलाहियत, अपनी आँखों से हम देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। फिर आती है हमारे पास हेयरिंग मतलब सुनने की सलाहियत। ये सारी जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि हम नॉर्मली किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले बताया विजन, मतलब देखने की सलाहियत। दूसरा बताया हेयरिंग, मतलब सुनने की सलाहियत। फिर आता है टेस्ट मतलब मज़े लेने की, ज़बान से उस सलाहियत को बोलते हैं टेस्ट। स्मेल मतलब सूंघने की सलाहियत, और टच करने की मतलब फील करने की, छूने की सलाहियत को बोलते हैं हाथ से टच करने की सलाहियत। इन चीज़ों से हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को ऑब्जर्व कर सकते हैं या किसी भी नॉर्मल कोई भी ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं उससे। अब ये दो तरह की ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अगर हम ये पता कर लें कि ये दोनों क्या हैं तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे ऑब्जर्वेशन क्या चीज़ है। सबसे पहले इन दोनों का फ़र्क जानते हैं कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में फ़र्क क्या है। एक छोटी सी एग्जांपल के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर हम कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि वो खाना ऑर्डर करते हैं जिससे पेट भरे। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का हाफ ब्रोस्ट में पेट नहीं भरता, वो क्वार्टर ब्रोस्ट ऑर्डर कर देता है। किसी का क्वार्टर ब्रोस्ट से नहीं भरता तो वो पूरी जो है फुल ब्रोस्ट मंगा लेते हैं। या अगर सिंगल प्लेट बिरयानी से पेट नहीं भरता तो वो डबल प्लेट मंगा लेते हैं। ठीक है, हम ऑर्डर कर देते हैं। अब हम देखते क्या है ऑर्डर करने के बाद कि भाई उसकी क्वांटिटी मतलब मिकदार क्या है। सही है। फिर हम देखते हैं उसकी क्वालिटी।
क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी मतलब कि उसका टेस्ट कैसा है, वो मज़ेदार होगी या नहीं होगी। तो ये सब अगर हम एक दफ़ा साथ में रख दें, मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी, तो क्रिएट क्या हो जाएगी, ऑब्जर्वेशन। मतलब हमने एक चीज़ ऑब्जर्व कर ली कि भाई इसकी इतनी इतनी क्वांटिटी है कि क्वार्टर रोस्ट है और इसका टेस्ट ऐसा ऐसा है, तो ये क्या हो गई, हमारी एक ऑब्जर्वेशन हो गई। अब सिंपली यही एग्जाम्पल हम साइंटिस्ट के लिए लेंगे तो उनके लिए क्या आ जाएंगे, टूल्स। जैसे कि टूल्स टूल्स जो है वो नेक्स्ट पेज पे गिवन है। वो जो है क्या कहते हैं, थर्मोमीटर है, स्टॉप वॉच वगैरह है, ये सारी चीज़ें, मेजरिंग टेप वगैरह दिया हुआ है, ये सारे टूल्स जो हैं क्वांटिटेटिव उसमें जो है लगा दिए। नेक्स्ट स्लाइड में आपको शो हो जाएंगे साइंटिस्ट के टूल, जो कि वो सिंपली ऑब्जर्वेशंस के लिए यूज़ करते हैं। मतलब आप सिंपली यही एग्जांपल है साइंटिस्ट के लिए जो मैंने दी खाने वाली, तो उनके टूल्स आएंगे जो कि मेजरेबल ऑब्जर्वेशंस करेंगे और हमें क्वांटिटी बताएंगे। और जो 5 सेंसेस हैं वो हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, उसमें हेल्प करेंगे। दोनों की जो है पिक्चर्स जो है वो नेक्स्ट उस पर गिवन है। अब एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो हमें बायोलॉजिकल मेथड की ही नीड होती है। ये बात हमें पहले ही पता चल चुकी है कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें बायोलॉजिकल मेथड की ज़रूरत पड़ेगी, उसके स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे, तो ही हम अपनी किसी कंक्लूजन तक आ सकते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे मलेरिया की। मलेरिया फीमेल मॉस्किटोज से स्प्रेड करता है, नोन एज एनोफिल्स। पहले तो किसी को पता नहीं था कि मलेरिया तो एक वैसे वेल नोन बीमारी है, और जो है पहले लेकिन किसी को पता नहीं था, आइडिया नहीं था कि मलेरिया का क्या कॉज है और वो कैसे फैलता है। मलेरिया एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है बैड एयर। मला का मतलब बैड होता है और एरिया का मतलब होता है लैटिन में एयर, तो इन दोनों को मिलाकर बना मलेरिया। अब इस प्रॉब्लम को साइंटिस्ट ने तब सॉल्व करा जब सबसे पहले वो इसके रीज़न तक पहुँचे, मतलब उसके रीज़न को आइडेंटिफाई करके इस तक पहुँचे। तब हमें पता चल सका कि मलेरिया क्या क्या कॉज है, मलेरिया किस तरीके से फैलता है, कि वो फीमेल मॉस्किटोज से फैलता है, जैसे कि हमने पहले बताया एनोफिल्स जिनका नाम होता है उनके थ्रू मलेरिया फैलता है। तो जब आगे उन्होंने मज़ीद इसके ऊपर वर्कआउट किया तो उनको एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी है, तो बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू उन्होंने इस पर वर्कआउट किया और मज़ीद इसको फर्दर इसके बारे में जाना, तो उनको आंसर मिला और वो आइडेंटिफाई कर पाए कि क्या कॉजेज़ है मलेरिया के, किस तरीके से हम मलेरिया को ओवरकम कर सकते हैं और किस तरीके से मलेरिया स्प्रेड करता है, एट्सेट्रा। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number। ये WhatsApp नंबर जो यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com। ये पिक्चर्स जो आप देख रहे हैं इसमें सबसे पहले बनी हुई है क्वांटिटेटिव टूल्स जिससे साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं। इसमें सबसे पहला जो बना हुआ है वो बना हुआ है कॉनिकल फ्लास्क, जिसको जो है कॉर्क से एयर टाइट किया हुआ है कॉनिकल फ्लास्क को, ताकि उसका स्प्रेड है जो भी अंदर जो भी तरीके की चीज़ है इसके अंदर, कोई स्प्रेड है या कोई भी केमिकल है वो बाहर ना आ सके, इसलिए उसको कॉर्क से बंद किया हुआ है। फिर हमारे पास है थर्मामीटर, किसी भी टेम्परेचर चेक वगैरह के लिए होगा ये। फिर जो है टाइमर है, घड़ी रखी हुई है, मतलब टाइमर रखा हुआ है, स्टॉप वॉच रखी हुई है, और हमारे पास क्या है, मेजरिंग टेप। फिर क्वालिटेटिव में सिंपली वही 5 सेंसेस हैं जो मैंने आपको पहले भी इलेबरेट कर चुकी हूँ, जिसमें साइट है, हियरिंग है, टेस्ट है, टच है, स्मेल है। तो ये जो है 2 चीज़ें हैं जो कि जिसके थ्रू जो है साइंटिस्ट जो है वो ऑब्जर्वेशन करते हैं। कुछ इक्विपमेंट्स हैं और कुछ नेचुरल चीज़ें हैं जो एक इंसानी जिस्म में पाई जाती हैं। यहाँ पे दिया हुआ है प्लाज्मोडियम इन ब्लड सैंपल। 1880 में, मतलब 1880 में, एक फ्रेंच फिजिशियन था, फिजिशियन मतलब सिंपल डॉक्टर, और उर्दू में उसको हम मौलिज भी कह सकते हैं। तो एक फ्रेंच फिजिशियन था जिसका नाम था लेवरिन।
पूरा नाम चार्ल्स लुइस अल्फोंस लेवरन। इसने बहुत न्यूमरस डिस्कवरीज करी ऑफ पैरासाइटिक एंड एट्सेट्रा प्रोटोजोन्स वगैरह की। तो पैरासाइट्स वो होते हैं, पैरासाइटिक वो स्टडी मतलब उन पैरासाइट्स की, वो ऑर्गेनिजम्स को वो पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं जो कि किसी और ऑर्गेनिज्म में रहते हैं, नोन एज होस्ट। अब इसके पास स्टडी के लिए आया एक पेशेंट का एक ब्लड सैंपल आया इस फ्रेंच साइंटिस्ट के पास जिसका नाम था लेवरन। लेवरन के पास जो ब्लड सैंपल आया उसने उसको ऑब्जर्व करा अंडर द माइक्रोस्कोप। उसने देखा, उसने ऑब्जर्व किया कि ब्लड सैंपल में बहुत ही टाइनी किस्म के क्रिएचर्स हैं, मतलब कुछ ऐसे टाइनी स्पॉट्स हैं ब्लड में जो अनयूजुअल हैं, जो ब्लड में नहीं होते। तो इसने उसको नाम दे दिया प्लाज्मोडियम। फिर एक ऑब्जर्वेशन जनरेट हुई कि प्लाज्मोडियम जो है एक मलेरिया वाला पेशेंट के ब्लड में मौजूद था। मतलब प्लाज्मोडियम एक ऐसे पेशेंट में पाया गया, एक ऐसे ब्लड सैंपल में पाया गया जिस पेशेंट को था मलेरिया। अब आपको ये पूरा ऑब्जर्वेशन की डिटेल समझ आ गई होगी कि वाई इट इज़ नेसेसरी टू मेक ऑब्जर्वेशन इन बायोलॉजिकल मेथड। ये जो पिक्चर गिवन है पर्पल कलर की, ये ब्लड सैंपल की है उस पेशेंट की जिसको मलेरिया हो सकता है, जिसके ब्लड सैंपल में प्लाज्मोडियम मौजूद है। ये उस पेशेंट का ब्लड सैंपल है, मतलब कि इस पेशेंट को मलेरिया है। ये जो छोटे छोटे से डार्क पर्पलिश टाइप के स्पॉट्स दिख रहे हैं ना ब्लड में, ये है प्लाज्मोडियम। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ, बायोलॉजिकल मेथड के नेक्स्ट स्टेप की तरफ आफ्टर ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस पे। ये जो है हाइपोथेसिस की कंपोनेंट है साइंटिफिक स्टडी का। मतलब की कंपोनेंट का मतलब होता है एक अहम जुज़ू, एक अहम खलीद, एक अहम पार्ट, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट साइंटिफिक स्टडी का। अब हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस दरअसल एक गैस है स्टेटमेंट की शक्ल में साइंटिस्ट का। ये एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है किसी भी चीज़ की, जिसको जुटलाया भी जा सकता है, जिसको वेरीफाई भी किया जा सकता है, जिसको एक्सेप्ट भी किया जा सकता है, जिसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। दो तरीके की प्रोबेबिलिटी होती है, 50-50% होती है इसकी, या तो ये गैस सही है या तो ये गैस गलत है। अब ये एक्सप्लेनेशन जो होती है उसको हम गलत भी कह सकते हैं और सही भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बेस्ड है किस पे कर रही है? ऑब्जर्वेशन पे कर रही है। अब हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए एक्सपेरिमेंट भी लाजमी होगा। अगर वो एक्सपेरिमेंट सही निकलता है तो ठीक है, उसको आगे बढ़ाएंगे आगे स्टेप्स में, वरना उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। यही वजह है कि इसको बोलते हैं टेंटेटिव। 50-50% की प्रोबेबिलिटी होती है इसमें, या तो गैस बिल्कुल करेक्ट निकलेगा या तो गलत निकलेगा, बिकॉज ये गलत भी होती है और सही भी होती है। अब एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर गिवन जो है मलेरिया की, कि उस साइंटिस्ट ने ये एक कॉज दिया था कि प्लाज्मोडियम जो है वो उसके मलेरिया वाले पेशेंट, एक प्लाज्मोडियम जो है वो प्रेजेंट है किसके ब्लड में? जिसको मलेरिया है। तो ये एक छोटा सा गैस था जो कि फाइंड आउट करा था किसने? लेवरन ने। अंडर द माइक्रोस्कोप ही ऑब्जर्व्ड दैट प्लाज्मोडियम इज प्रेजेंट इन द ब्लड सैंपल ऑफ अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। तो ये छोटा सा गैस था किसका? उस साइंटिस्ट का, लेवरन का, जिसने प्लाज्मोडियम डिस्कवर करा था फर्स्ट टाइम। तो यहाँ तक बात आई होप समझ आ गई है कि हाइपोथेसिस क्या है, वो की कंपोनेंट क्यों है साइंटिफिक स्टडी का, एक अहम जुज़ू, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट साइंटिफिक स्टडी का। और हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस दरअसल एक गैस है स्टेटमेंट की शक्ल में साइंटिस्ट का, वेदर द गैस इज़ ट्रू और नॉट। बस ये एक सिंपल सी बात है हाइपोथेसिस की। नेक्स्ट सब टॉपिक है रीजनिंग का। अच्छा, अब होता क्या है, जब साइंटिस्ट या फिर बायोलॉजिस्ट कुछ डिस्कवर करते हैं तो उसको रिजेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। इन सिंपल वर्ड्स,
उस थ्योरी को या हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की पूरी कोशिश होती है। अगर वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होती तो वेरीफाई करके आगे वो एक्सपेरिमेंट वाले स्टेज में चली जाती है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। और अगर रिजेक्ट हो जाती है तो वो इरिफ्यूटेबल थ्योरी हो जाती है, मतलब इरिफ्यूटेबल थ्योरी बन जाती है। अब हम वापस से रीजनिंग की तरफ आते हैं। इससे आगे क्या होता है, आगे रीजनिंग तब स्टार्ट होती है जब साइंटिफिक प्रॉब्लम की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं यूजिंग रीजनिंग्स। अब रीजनिंग्स होती क्या है, रीजनिंग मतलब किसी भी चीज़ की डिडक्शन, ये दो तरीके की होती हैं। एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग और एक होता है डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग वो होती है जो कि स्टार्ट करती है ट्रू स्टेटमेंट से, किसी भी स्पेसिफिक चीज़ से जनरल की तरफ आती है स्पेसिफिक चीज़ को, और फिर उसी स्टेटमेंट से एक जनरल कंक्लूजन लेते हैं किसी भी स्पेसिफिक चीज़ की, फिर उसी चीज़ के स्टेटमेंट से उसको जनरल कंक्लूजन में लाते हैं। इस पूरे उसको बोलते हैं प्रोसेस को इंडक्टिव रीजनिंग। एग्जाम्पल के तौर पे सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए क्या चीज़ नीडेड है ज़िंदा रहने के लिए, वाटर। वाटर बहुत ज़रूरी है टू एग्जिस्ट, और ज़िंदा रहने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास पहुँचे, वो उसकी सप्लाई से मुफीद हो। तो अब साइंटिस्ट क्या सोचेंगे कि अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है वाटर नीडेड है, एग्जाम्पल के तौर पे ये चीज़ बता रही हूँ, अगर साइंटिस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लें कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नीडेड है वाटर जीने के लिए, ज़रूरी है बहुत, तो इन जनरल सभी को ज़रूरी होगी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, चाहे वो आने वाली नस्लें हों या कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसके लिए वो वाटर सोर्स ज़रूरी है। तो ये क्या हो गई, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ ये स्टेटमेंट चली गई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी कि बैग में, मेरे एक बैग में कॉइन है, ठीक है, वो कॉइन किसका है, 1 रुपये का है, ठीक है, एक कॉइन है जो निकला 1 रुपये का। तो बैग में मेरे बाकी जितने कॉइन्स हैं वो क्या है, वो भी सब 1 रुपये के हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है। तो इसी वजह से इसको इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, और ये फॉल्स भी हो सकती है, इंडक्टिव रीजनिंग फॉल्स भी हो सकती है। फिर चलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग की तरफ। ये मूव करता है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ। ये इंडक्टिव रीजनिंग का उलट है, डिडक्टिव रीजनिंग इंडक्टिव रीजनिंग का उलट है, ये जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आता है। डिडक्टिव रीजनिंग बेस करती है इफ़ देन स्टेटमेंट पे। इफ़ और देन स्टेटमेंट पे क्या चीज़ बेस करती है, डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग को टेस्ट और वेरीफाई भी किया जा सकता है थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। मलेरिया के केस में क्या डिडक्शन बनी थी कि अगर, मतलब इफ़ प्लाज्मोडियम कॉज है मलेरिया का, तो सारे पेशेंट्स सारे पेशेंट्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद है। इफ़ Plasmodium is the cause of malaria, then all the malaria patients should have plasmodium in their blood. यहाँ पर डिडक्टिव रीजनिंग आ रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इफ़ का वर्ड आ गया है। इफ़ डिडक्टिव रीजनिंग के ही स्टेटमेंट्स में आती है, इफ़ देन के जो वर्ड्स हैं ये डिडक्टिव रीजनिंग की ही स्टेटमेंट्स में आती हैं। अब इन दोनों पिक्चर्स को अगर हम देखें तो फर्स्ट पिक्चर में एक फीमेल एनोफिल्स मस्कीटो है, एक फीमेल एनोफिल मस्कीटो गिवन है जो कि किसी स्किन के सरफेस पे बैठा है, मोस्ट पॉसिबली ह्यूमन्स स्किन। अच्छा, अब आगे चलते हैं। एनोफिल्स वो मॉस्कीटो है जो मलेरिया ट्रांसमिट करती है, वो फीमेल मॉस्कीटो है जो कि मलेरिया की कैरियर है। अब होता क्या है, फीमेल एनोफिल्स मॉस्कीटो जो है ह्यूमन्स का ब्लड लेती हैं एज अ खुराक। दे टेक ह्यूमन ब्लड एज अ मील, अपने खाने के तौर पे ये ह्यूमन ब्लड सक करती हैं ताकि उनके एग्स प्रोड्यूस हो सकें और नरिशमेंट और नर्चरिंग हासिल कर सकें। अब होता क्या है, ये फीमेल मॉस्कीटो अपने एग्स की नर्चरिंग के लिए किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन जो मलेरिया या पैरासाइट से इन्फेक्टेड है उसके
ब्लड सक कर लेती हैं। अब उनका प्लाज्मोडियम सेल कैप्चर कर लेती हैं और मॉस्किटो के इनसाइड पैरासाइट रिप्रोड्यूस और डेवलप कर जाते हैं मज़ीद, क्योंकि मॉस्किटोज बहुत सारे अंडे देते हैं। अब वो रिप्रोड्यूस कर जाते हैं और मज़ीद डेवलप कर जाते हैं वो पैरासाइट। These blood meals are the link between human and the mosquito host in the parasite life cycle. ये ब्लड मील्स ही रीज़न बनती हैं पूरा का पूरा पैरासाइट लाइफ साइकिल का, फ्रॉम मॉस्किटो टू ह्यूमंस एंड देयर ब्लड्स। दूसरी पिक्चर में यही पूरी साइकिल जो कि मलेरियल पैरासाइट साइकिल कहलाती है, प्लाज्मा की, प्लाज्मोडियम की, वो ही गिवन है। अब होता क्या है कि अगर हमारी रीजनिंग जो है वो वेरीफाई कर जाती है तो साइंटिस्ट मज़ीद फर्दर प्रोसीड करते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ। एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं आगे बताती हूँ, पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस की तरफ और हाइपोथेसिस से रीजनिंग की तरफ, जो कि दो तरीके की होती है, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग। ऑब्जर्वेशन क्या होती है? ऑब्जर्वेशन सिंपली सॉल्यूशन है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की। जो भी सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए बैठते हैं बायोलॉजिस्ट, तो स्टार्ट किस चीज़ से करते हैं? ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन कैन बी एनीथिंग फ्रॉम प्लांट मूवमेंट टू एनिमल बिहेवियर एंड एनीथिंग। ऑब्जर्वेशन जो है वो एक स्टेटमेंट है नॉलेज गेंड का थ्रू दी सेंसेस। मतलब जो है उसकी ऑब्जर्वेशन के थ्रू दो तरीके की ऑब्जर्वेशन, मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है क्या कहते हैं, एक नॉलेज गेन करते हैं साइंटिस्ट, और वो ऑब्जर्वेशन कहलाती है। फिर चलते हैं हाइपोथेसिस की तरफ। हाइपोथेसिस जो होता है वो सिंपली की कंपोनेंट है साइंटिफिक स्टडी का, मतलब अहम जुज़ू है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है साइंटिफिक स्टडी का। हाइपोथेसिस जो है दरअसल एक गैस है, स्टेटमेंट की शक्ल में साइंटिस्ट यूज़ करते हैं इसको। एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है किसी भी चीज़ की जिसको झुटलाया भी जा सकता है और उसको वेरीफाई भी किया जा सकता है। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप रीजनिंग का। रीजनिंग हमारे पास दो तरीके की होती है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया है, इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो मूव करती है फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, और डिडक्टिव रीजनिंग जो होती है वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करती है। और डिडक्टिव रीजनिंग मबनी करती है इफ़ और देन वर्ड्स पर। किन वर्ड्स पर? इफ़ देन स्टेटमेंट्स पर मबनी करती है डिडक्टिव रीजनिंग। जैसा कि मलेरिया प्लाज्मोडियम सेल की जो है एग्जांपल गिवन थी कि मलेरिया अगर होगा, अगर प्लाज्मोडियम कॉज है मलेरिया का, तो सारे पेशेंट्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद होगा। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग इस ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं हमें, या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो फिर नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज छोड़ दें, हम ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू।